Hello students, this is my fifth lecture on equilibrium. In this lecture we will study the concept of Lee-Chatterjee principle. This is the most simplest and most important topic as far as your competitive exams like JEE and mains are concerned. So watch it properly. Students, now we understand the relationship between K, Q and G. What is K? K is equilibrium constant. What is Q? Q is reaction constant. And G is Gibbs free energy. Means this relation relates equilibrium with thermodynamics. ओके देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ऐसे बोलेंगे अपन कि एट इक्विलिब्रियम, है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है, पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डेल्टा जी पे डिपेंड करती है। ध्यान दो, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी पे डिपेंड नहीं करती है, पर डेल्टा जी पे डिपेंड करती है। देखो, जब भी डेल्टा जी अगर आपके सामने ज़ीरो हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिएक्शन जो है रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो मतलब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया सब लोगों को यहाँ तक? देखो, जब भी अगर डेल्टा जी जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम पे, नेगेटिव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस रहेगी, और पॉजिटिव इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस रहेगी। देखो, अब अपन डेल्टा जी का और क्यू का रिलेशन बता। देखो मैं आपको डेल्टा जी और क्यू का रिलेशन जो होता है वो होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। दिस रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड क्यू, है ना। क्यू रिएक्शन कोशेंट है, और जो डेल्टा जी नॉट है, नॉट का मतलब होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा जी हो जाएगा। क्लियर सबको बात? स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? 298 केल्विन, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। और जो इसका प्रेशर रहेगा वो अपन 1 atm लेंगे या 1 बार लेंगे, ठीक है। और हाँ ठीक है, और जो कंसनट्रेशन अगर होगी इन केस तो 1 m ली जाती है, ठीक है। ध्यान दो, अब इसका मतलब जो क्या होगा, अगर मैं बोलूँगा एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी क्या होता है? ज़ीरो होता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? डेल्टा जी होगा माइनस आर टी एल एन क्यू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा अपने पास? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी और लॉग क्यू आ जाएगा। देखो, इसमें एक थोड़ा सा चेंज हो रहेगा। अब जब अपन इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे ना, तो जो क्यू है ना, क्यू ये कन्वर्ट हो जाता है के अंदर, कि इक्विलिब्रियम पे क्यू सी को ही के सी बोलते हैं। तो फाइनली फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा अपने पास? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 आर टी एल एन के। ठीक है, मतलब एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो हो जाता है, और जो आपका क्यू है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है के में। तो यहाँ इसके अंदर इसके ऊपर एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। इसमें क्या होता है? आपको के गिवन होता है और डेल्टा जी निकालना होता है, या डेल्टा जी गिवन होता है और आपको के निकालना होता है। तो इससे क्वेश्चन भी करेंगे अपन। पहले थ्योरी समझते देखो, और इसके आगे देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया अभी, आपको लास्ट में मैंने बताया आपको कि जो डेल्टा जी नॉट है ये माइनस 2.303 आर टी लॉग के है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं एल एन भी बोल सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, है ना। अगर मैं इसको ई की पावर चढ़ाऊँ तो देखो क्या हो जाएगा? ये ई की पावर ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, यहाँ माइनस आ गया, आर टी यहाँ आ गया, ई की पावर ये पूरा चढ़ चुका है, जा चुका है, और यहाँ पे ई की पावर एल एन के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, है ना। कि मुझे पता है कि ए लॉग बेस ए जो होता है के, तो यहाँ से जो बेस की पावर चढ़ा दोगे तो क्या होगा? ये कट के क्या आ जाता है? के ही आ जाता है, ठीक है। देखो, तो वहाँ से क्या आ गया? ये अपने पास के की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ
देखो ध्यान दो, अब देखो केस वन देखो ध्यान से। अगर अपन बोलें कि डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है, अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पूरा पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, इसका मतलब माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और माइनस ये पूरा चीज़ पॉजिटिव, ई की पावर पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी भी क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव, इसका मतलब के क्या हो चुका है, के क्या हो चुका है, के हो चुका है पॉजिटिव हो चुका है। और के पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन जो है प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच एन एक्सटेंट दैट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली, है ना। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। इसका मतलब कि रिएक्शन प्रोसीड होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ऐसा इक्विलिब्रियम ऐसे इस्टेब्लिश होगा जिसके अंदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा, मोर प्रोडक्ट्स होंगे एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना। और ऐसे बोलेंगे रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्शन प्रोसीड होगी और इक्विलिब्रियम ऐसा अचीव होगा जिसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब देखो केस टू देखेंगे तो बिल्कुल इसका अपोजिट रहेगा, ध्यान देना। अगर मैं बोलूँगा केस टू, तो अगर डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव आ गया तो माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ई की पावर डेल्टा जी नॉट बाई आर टी क्या होगा, ये भी हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब के क्या हो जाएगा, के भी नेगेटिव, के क्या हो जाएगा, जब ये नेगेटिव होगा, सॉरी, है ना, जब ये जब नेगेटिव होगा तो ये जो होगा ये लेस देन वन होगा, है ना। ये लेस देन वन होगा, वहाँ पे ग्रेटर देन वन था, लेस देन वन होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो के होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन वन हो जाएगा। क्लियर है। और अगर ये दोनों लेस देन वन हो गए, सॉरी, देखो इसको वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार अपन। जब डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नॉट बाई आर टी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ई की पावर नेगेटिव में आएगा तो वन अपॉन दिस कर दोगे तो क्या होगा, एक से छोटा आएगा, एक छोटा आएगा। इसका मतलब के भी क्या हो चुका है, के भी एक से छोटा हो गया। मैंने कहा था के जब एक से छोटा होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, है ना। क्योंकि रिएक्टेंट के क्या होता है, के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो होता है। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तो रिएक्टेंट्स आर मोर, रिएक्टेंट्स जो रहेंगे, रिएक्टेंट्स आर मोर, है ना, इन कंपैरिजन विद प्रोडक्ट्स। तो यहाँ तक बात समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, है ना, इसके बाद छोटी सी बात और है, आपको यही बताता हूँ, है ना। देखो अब अपन कहेंगे रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ध्यान समझना, देखो इस टॉपिक को। देखो इसमें क्या होता है, अगर जी का मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, ये तो है जी, है ना, जी क्या है, ये है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। और जो नीचे जो है वो है दे रखा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे है आपके पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, मान लो ये ग्राफ आया आपके पास ऐसे, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे जो इस कोने में है, इस कोने पे क्या है आपके प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है। प्रोडक्ट मैक्सिमम मतलब रिएक्टेंट क्या हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ठीक है, ध्यान दो, मतलब यहाँ से रिएक्शन आगे चल रही है। जब रिएक्शन आगे चल रही है, देखो ध्यान दो, तो जब इस टाइम आया तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस पॉइंट तक स्पॉन्टेनियस जाएगी, इस पॉइंट पे आके क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये स्लोप आ गया ना, ये जब आपका पीक आ गया, पीक पे क्या होगा, डेल्टा जी जीरो हो गया। और इसके आगे जाओगे तो फिर क्या होगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव स्लोप है,
समझ में आपको? इसका मतलब यहाँ पे तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड यहाँ से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और आगे जाएंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन यहाँ से आगे बढ़ेगी और यहाँ पे जाके रिएक्शन रुक जाएगी। ऐसे अगर अपन बैकवर्ड डायरेक्शन से आ रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन से आएंगे तो यहाँ पे इधर यूँ आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रहेगी, यहाँ पे जाके स्टेबल हो जाएगी, इसके बाद आगे नहीं जाएगी। आगे क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में आपको यही समझना है कि इस ग्राफ के अंदर कि डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है तब क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। क्लियर बात सब लोगों को? अब बताओ मुझे कि जो ये ग्राफ जो बना, जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ, वो किस तरफ है, वो रिएक्टेंट जीरो की तरफ है, रिएक्टेंट मैक्सिमम की तरफ है? सेंटर पॉइंट तो ये है, पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये प्रोडक्ट फेवरेबल ग्राफ है। मतलब इस टाइम जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा ना, ये यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, ये प्रोडक्ट फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है। मतलब यहाँ पे अगर होता बीच में, इन दोनों के ग्राफ के बीच में होता है, इसका मतलब क्या होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है आपके पास कि प्रोडक्ट के पास में ज़्यादा है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट फेवरेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये सपोज अगर ग्राफ देखो ऐसे होता, ये मान लो जी का, और ये रिएक्शन का ग्राफ होता और ग्राफ ऐसे होता, इसका मतलब क्या होता है, ये रिएक्टेंट फेवरेबल होता, ये होता आपके पास रिएक्टेंट फेवरेबल होता। और ये अगर स्लोप बीच में होता है एग्जैक्टली, इसका मतलब अगर ग्राफ ऐसे होता है, ये बीच में होता है, इसका मतलब क्या होता कि रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। सबको समझ में आया यहाँ तक आपको? ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक देखो, अपन पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, वी हैव वन मोर एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट which is extent of reaction. That means with equilibrium constant we can predict the extent of reactions also. So let's take an example. Suppose we have a reaction A gives B, okay, and its equilibrium constant is Kc B by A. Okay, now let's make an arrow. This is the arrow of Kc. Here the value of Kc is 0. Here 10 raised to power 3. Here 10 raised to power minus 3. Okay. Suppose if your Kc is equal to 10 raised to power 3 or more than 10 raised to power 3, that means the reaction proceed almost to completion. And if your Kc is 10 raised to power minus 3 or less than 10 raised to power minus 3, that means the reaction starts. Means reaction hardly starts. Okay, so and if the value of Kc is 10 raised to minus 3 or less than 10 raised to minus 3, that means the reaction hardly starts. And if the value of Kc is in between 10 raised to power 3 and 10 raised to minus 3, that means reactant and product both are present at equilibrium. ओके, अगर देखो वापस समझाओ आपको हिंदी में, देखो अगर आपका Kc की वैल्यू 10 raised to power 3 है, उससे ज़्यादा रहेगी, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो समाप्त होने की तरफ है। और अगर 10 raised to minus 3 है, उसका मतलब रिएक्शन चालू ही नहीं हुई है, चालू होते ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, बहुत ही इस टाइम मतलब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। और अगर Kc की वैल्यू 1 है या फिर इन दोनों के बीच में है, 1 होगा तो एग्जैक्टली बराबर ही रहेंगे, तभी तो 1 आएगा, है ना। और इनके बीच में इसका मतलब इस टाइम पे प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट हैं और रिएक्टेंट्स भी काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं रिएक्शन प्रोसीड्स टू कंप्लीशन, है ना। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रिएक्शन हार्डली या प्रोसीड्स लिखते हैं, है ना। और जब Kc की वैल्यू 1 रहेगी तो क्या बोलेंगे कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। देखो 10⁻³ कब रहेगा, Kc की वैल्यू बड़ी कब रहेगी Kc की वैल्यू बड़ी कब रहेगी, जब B की वैल्यू बड़ी होगी। B की वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन है और ये कंप्लीशन की तरफ जा रही है, कंप्लीशन के पास में जाके वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, तो अपन Kc की वैल्यू देख के समझ सकते हैं कि किस में इक्विलिब्रियम ज़्यादा अच्छे से, इक्विलिब्रियम से Kc का समझ सकते हैं अपन कि किस में रिएक्शन कहाँ तक प्रोसीड हुई है।
है ना। फॉर एग्जांपल देखो, आपको मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेके समझाऊँ। समझ ले A+O2 बना, ये बना AO2, यहाँ पे A+O2 बना, ये बना AO। मान लो दो रिएक्शन है, इसका केसी दे रखा है 100, इसका केसी दे रखा है 10। समझ में आ रहा है? ये दो रिएक्शन है, इसमें केसी दे रखा है 100 और इसका केसी दे रखा है 10 दे रखा है। आपसे बोलेंगे ये AO2 AO, इन दोनों में से कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है ना। क्वेश्चन क्या है, विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में से देखो, अगर केसी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, देखो जो ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा तो उसकी केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब केसी की वैल्यू AO2 की ज़्यादा है, इसका मतलब AO2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर सब लोगों? तो ये एक और एप्लीकेशन हुआ अपना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। Now students, now we study the most important topic, which is Lee-Chatterley principle. This topic is very important as far as your NEET and JEE are concerned. So I have written here very important, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुना, होता क्या है देखो, आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है, वो होती है इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है ना, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है। अगर आप कुछ भी करके, ध्यान दो, अगर आप कुछ भी करके इस किसी भी रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करते हो, मतलब कुछ भी, मतलब क्या, बाय चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, कंसंट्रेशन, या फिर कुछ इनर्ट मटेरियल मिलाते हो उसके अंदर, तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, वो चेंज हो जाती है। तो क्या होता है, रिएक्शन की प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी की वो स्टेबल बनना चाहते हैं ना, तो रिएक्शन भी ऐसा कुछ काम करेगी, मतलब उसका अपोजिट काम करेगी कि वापस से वो स्टेबल हो जाए, कि वापस से वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाए, है ना। यही इसका स्टेटमेंट है। देखो अपन पढ़ते हैं स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट एंड इफ एनी चेंज इज मेड बाय चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, कंसंट्रेशन or addition of inert material, then equilibrium of the reaction will disturbed and reaction proceed in such a direction in which equilibrium is again established and effect of applied change is nullified। मतलब जो भी आप चेंज करना चाहो, जो भी आपने इफेक्ट किया है, वो क्या हो जाएगा, नलिफाइड हो जाएगा, उसका उल्टा काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक लाइव एग्जांपल समझते हैं। सपोज आप स्कूल जाते हो, है ना, आप स्कूल जाते हो या फिर आप कोचिंग जाते हो, ठीक है। तो मान लो आपने कोचिंग गए, तो कोचिंग गए तो आपको क्या हुआ, सुबह आपको पढ़ाया 2 बजे तक पढ़ाया, 1 बजे तक पढ़ाया, जब तक अगर पढ़े, उसके बाद आपने वहाँ पे आराम से नोट्स उतारे, घर जाके रिविज़न किया उसका, फिर उस पर क्वेश्चंस करे, और फिर अगले दिन फिर से आगे कोचिंग पढ़ने के लिए। ये मान लो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट चल रही है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है, सबसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और सब कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा है। तो आप ऐसे रोज़ स्टेबल चल रहे हो, रोज़ सुबह पढ़ते हो, रिविज़न करते हो, क्वेश्चंस करते हो, पढ़ते हो, रिविज़न करते हो, क्वेश्चंस करते हो, ये स्टेबल स्टेट है। अब मान लो आपकी बुखार हो गया, या फिर कोई कुछ भी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, लग गई, कुछ भी हो गया आपके, तो मान लो आप 5 दिन बेड रेस्ट पे चले गए, ठीक है। अगर आप बेड रेस्ट पे चले गए तो अब क्या होगा, 5 दिन बाद आप फिर से जब कोचिंग जाओगे, फिर से आप स्कूल जाओगे, तो क्या होगा, तो आपको क्या चाहिए, वापस से आपको इक्विलिब्रियम में आना, तो आप जाओगे तो बिल्कुल डिस्टर्ब फील करोगे, डिस्टर्ब हो चुके हैं आप बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, जितना आपने रेस्ट किया है ना, उसकी उतना ही आपको डबल काम करना पड़ेगा। जैसे आपने मान लो 5 दिन का आपका होमवर्क था, 5 दिन के आपने होमवर्क किए, 5 दिन के मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहे हो आप, 5 दिन का होमवर्क किया, 5 दिन क्वेश्चंस किए, 5 दिन की चीज़ों, 5 दिन का जो टॉपिक्स था अपने टीचर से या फिर अपने फ्रेंड से कहीं से भी समझा आपने, और 5-6 दिन बाद वापस से वो सब समझ लोगे, फिर से आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाओगे। वो इक्विलिब्रियम स्टेट वापस से क्या होगी, वापस से आप रोज़ सुबह पढ़ोगे, फिर उसका रिवीजन करोगे, फिर उसके क्वेश्चंस करोगे, फिर अगले दिन कोचिंग जाएंगे, फिर से उस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इक्विलिब्रियम स्टेट में थे, जब आपको डिस्टर्ब किया, जब आप डिस्टर्ब हो गए, जब आप घर पे रिलैक्स किया 5 दिन, तो आपने उसका डबल काम किया कि वापस से आप किस में आ जाओ, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाओ। तो यहाँ तक तो ये कंसेप्ट है इसका, कि अगर आप, वही सेम कंसेप्ट है कि अगर आप रिएक्शन को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो रिएक्शन उसका उल्टा काम करेगी और वापस से वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेगी, तो जो भी इफेक्ट होगा उसको नलिफाई करेगी, उसका कैंसिल करेगी, उसका अपोजिट काम करेगी, है ना। देखो, तो आपको पता है कि केसी जो होता है, केसी इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं करता। केसी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर,
है ना। केसी जो होता है ओनली एंड ओनली ऑन डिपेंड टेम्परेचर, उसको प्रेशर डालने से, मोल डालने से, मोल चेंज करने से, वॉल्यूम चेंज करने से, इनर्ट मटेरियल चेंज कर डालने से उसका कंसनट्रेशन जो होगा, उसकी जो वैल्यू जो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। देखो अब अपन इसके अंदर 4 केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस पढ़ेंगे ऑन चेंजिंग द कंसनट्रेशन, तो इसको इफेक्ट ऑफ मोल्स भी बोलते हैं और कंसनट्रेशन ही बोलते हैं। देखो कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना इसके अंदर फर्स्ट जो केस पढ़ेंगे अपन, फर्स्ट वो पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मोल्स या फिर कंसंट्रेशन। देखो आप ध्यान समझो, पहले समझते हैं ये करेंगे कैसे, उसके बाद इसको सिंपली शॉर्टकट से समझेंगे ना। पहले देखो होता क्या है। सपोज आपने एक रिएक्शन ली, A + B गिव C + D, है ना। और अच्छा मान लो मैंने यहाँ पे E भी ले लिया। E तो है सॉलिड में, बाकी सब हैं गैस में, ठीक है। अब बताओ इसका अगर मैं लिखता हूँ, इसके अंदर अगर मैं मोल्स को डिवाइड करता हूँ, तो मोल्स को डिवाइड तो कैसे करेंगे अपन, मतलब कंसंट्रेशन को डिवाइड कैसे करेंगे, C × D / A × B, ठीक है। तो देखो क्या ये होगा इक्विलिब्रियम पे, ये इसका Kc होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा, इसमें E नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने इक्विलिब्रियम पे इनमें से किसी को भी चेंज किया, मान लो आपने A को चेंज किया, तो A को चेंज करोगे, A को बढ़ाओगे, A को इंक्रीज़ करोगे, तो Kc क्या होगा, Kc कम होगा क्या, नहीं, Kc कुछ भी नहीं होगा, Kc तो कांस्टेंट होता है। तो अगर A को बढ़ाओगे तो Kc नहीं है, फिर ये Qc बन जाएगा, फिर ये रिएक्शन नॉर्मल, यही चीज़ नॉर्मल रिएक्शन कोशेंट कहलाएगी। इस बात को समझो, आप बात को अभी ध्यान समझो। अगर आप A को बढ़ाओगे तो Kc कम नहीं होगा, Kc तो कांस्टेंट है। Kc बेसिकली क्या है, Qc है, उसी को इक्विलिब्रियम पे होगा तो Kc बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा तो Qc बोलेंगे। तो समझ लो मैंने A बढ़ाया, जैसे ही A बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब Qc बनेगा, और Qc जो होगा वो कम हो जाएगा। Qc कम हो जाएगा तो Qc क्या हो गया, Kc से कम हो गया। और मैंने पहले कहा था Qc जब Kc से कम होता है, जैसे रिएक्शन यहाँ पे है, ये Kc है, और Qc जब कम होगा तो वो आगे कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा टू अगेन अचीव द इक्विलिब्रियम। तो ये कहाँ जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। समझ में आपको। अगर ऐसी अगर मान लो मैं C को बढ़ाऊँ, C को बढ़ाऊंगा तो क्या ये बढ़ेगा, ये क्या, ये तो कांस्टेंट है, पर ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, अभी क्या बन जाएगा, Qc बन जाएगा, Qc बढ़ जाएगा। तो Qc जो होगा Kc से बड़ा हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा Qc, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें E को बढ़ाऊँ, E को बढ़ाऊँ तो क्या होगा, नो चेंज। क्यों नहीं होगा, क्योंकि E तो सॉलिड के अंदर है, तो सॉलिड अगर होगा तो सॉलिड तो Kc Qc में आएगा, Kc में आएगा ही नहीं, Kc Qc में नहीं आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आपको ये बात, ठीक है। अगर आपको समझ में आई तो देखो ये आपका इसका बेसिक है। अब देखो नॉर्मली अपन कैसे समझेंगे, देखो अगर मान लो आप मुझे बताना सिंपली, देखो आपको डायरेक्शन बतानी, डायरेक्शन जैसे अगर बोलूँगा मैं A, मैंने पहले में क्या किया, A को बढ़ाया, दूसरे मैंने क्या किया, D को बढ़ाया, तीसरे मैंने क्या किया, C को कम कर दिया, चौथे मैंने क्या किया, B को कम कर दिया, तीसरे मैंने क्या किया, लास्ट मैंने क्या किया, E को बढ़ाया, है ना। तो आपको इन सब का बताना है कि इन सब में क्या होगा। देखो ध्यान से, तो पहले देखो फर्स्ट देखो, अगर मैं A को बढ़ाऊँगा तो आप नॉर्मल देख सकते हो इसको ना, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में देखो मैंने क्या इक्विलिब्रियम अचीव होना चाहिए ना, तो कुछ भी चेंज होगा तो रिएक्शन उल्टा काम करेगी। अगर A ज़्यादा हो गया तो A को कम करने के लिए A को तो खर्च करना पड़ेगा। A खर्च कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है, A ज़्यादा होगा तो A को खर्च कर दो, तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, है ना। अब देखो D को बढ़ाएंगे, D ज़्यादा हो गया तो D को खर्च करना पड़ेगा, खर्च कब होगा, जब ये बैकवर्ड आएगा, तो कहाँ आएगा, बैकवर्ड। C को कम कर दिया, C कम हो गया, अब C मुझे और चाहिए, और C कब बनेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी तब C और बनेगा, तो कहाँ आएगा, फॉरवर्ड। B को कम कर दिया, B को कम किया ना, B को कम किया अपन ने, तो B को कम करेंगे तो क्या आएगा, B मुझे और चाहिए, उल्टा काम करना, और चाहिए मुझे B, तो B और चाहिए तो कहाँ आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा, है ना। और E तो क्या है, E तो गैस सॉलिड है, सॉलिड को कम ज़्यादा करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या रहेगा, ये रहेगा अपना नो चेंज। समझ में आया नहीं ये बात आपको। इसका मतलब अपन नॉर्मल रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि उसको कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने पे कहाँ जाएगा, मतलब इन सबको
इन सबको बढ़ाएंगे तो आगे जाएगा, इनको बढ़ाएंगे तो पीछे आएगा, इनको कम कर देंगे तो पीछे आएगा, इनको कम कर देंगे तो आगे आएगा। इसको चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये किस में है, ये आपका सॉलिड के अंदर है। क्लियर बात सब लोगों को? जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपसे पूछूं कि फेवरेबल, है ना, मैंने आपसे पूछा सूटेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया NH3। तो अमोनिया की रिएक्शन क्या होती है, N2 + 3H2 बनता है, 2NH3 बनता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। देखो तो सूटेबल कंडीशन मतलब क्या है कि ना कब NH3 ज़्यादा कब बनेगा, तो NH3 ज़्यादा कब बनेगा, जब या तो N2 की कंसनट्रेशन बढ़ाएं तो रिएक्शन आगे जाएगी बढ़ेगा, या फिर H2 की कंसनट्रेशन बढ़ाएं तो भी आगे जाके बढ़ेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अपन क्या करते हैं रिएक्शन के अंदर कॉन्स्टेंटली बार बार NH3 को रिमूव करते आते हैं, है ना। NH3 को कम करेगा, रिमूव करते जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन आगे आएगी। तो ये होता भी है जब भी अमोनिया का हेबर्स प्रोसेस होता है, अमोनिया का जब प्रोडक्शन करते हैं अपन तो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं अपन, अमोनिया को रिमूव करते आते हैं ताकि रिएक्शन अमोनिया और बनते जाए, है ना। तो क्या करते हैं अपन, कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली, है ना, रिमूव अमोनिया। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। तो ये आपका फर्स्ट इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन ना। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। देखो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे इस पर। देखिए देखो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, A + 2B gives C + D। देखो ये रिएक्शन इसने बोला है कि दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, B कंसंट्रेशन ऑफ B और एट द न्यू इक्विलिब्रियम इज डबल ऑफ द इनिशियल, मतलब वापस से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है जिसमें B कंसंट्रेशन डबल हो गई है। देन व्हाट विल बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ C। तो C की नई कंसंट्रेशन क्या रहेगी एट इक्विलिब्रियम इन कंपैरिजन विद द ओरिजिनल के कंपैरिजन में क्या रहेगी। तो अपने को कंसेप्ट बस एक ही पता होना चाहिए इसके अंदर कि Kc जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो क्या है, Kc इज कांस्टेंट। तो पहले Kc लिखते हैं, तो Kc क्या आएगा, C की कंसंट्रेशन और D का तो आएगा ना, D सॉलिड में है और यहाँ पे A सॉलिड में है और B गैस में, C कंसंट्रेशन अपॉन B का होल स्क्वायर, है ना। ये तो पहला हो गया, है ना। दूसरी बार क्या किया अपन ने, जब वापस से क्लेम स्टैब्लिश हुआ तो क्या हो गया, ये C हो गया, C डैश ले लूँ चलो, और B को B डैश ले लेता हूँ, नया वाला कर देते हैं। क्लियर आपको? ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या बोला मैंने, इसने बोला क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B जो है ना, B की जो कंसंट्रेशन है ना, B डैश जो है नए वाला, वो पुराने वाले के डबल है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, देखो दोनों Kc हैं तो दोनों सेम है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब 1 को अपन 2 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये C अपॉन B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C डैश अपॉन B डैश क्या बन चुका है, B डैश बन गया 2B का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 ये चला जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा C डैश जो आएगा ये पुराने वाली कंसंट्रेशन के 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है आपको सबको? तो आपका ऑप्शन, आपके जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें कौन सा ऑप्शन बैठेगा, 4 टाइम्स द इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके students, now we study the effect of temperature on a reaction and it depends on whether the reaction is exothermic or endothermic। तो इसका अपन फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले अपन समझते हैं याद करने के तरीके से कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्जोथर्मिक है। तो मैं दोनों केस लेके चलता हूँ। तो मैं बोला, मैंने केस फर्स्ट मैंने लिया कि आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, है ना। और केस 2 लेके चलते हैं अपन, केस 2 कि आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा H पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है। मान लो मैंने रिएक्शन लिखी R से P, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हियर वी आल्सो राइट R2P मीन्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब बताओ, ऐसे बोलते हैं कि अगर एंडोथर्मिक मतलब मुझे हीट देनी पड़ रही है, हीट निकल रही है, एंडो में अपने को हीट देनी पड़ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, अगर हीट देनी पड़ रही है तो मैं
रिएक्टेंट साइड में हीट लेता हूँ और अगर हीट निकल रही है तो मैं प्रोडक्ट साइड में हीट लेता हूँ। देखो ये सिर्फ याद करने का तरीका है कैसे पता लगाएं कि केसी बढ़ेगा या कम होगा। ध्यान दो, अब मैंने देखो एंडो में रिएक्टेंट में लिख दी, प्रोडक्ट में एक्सो में प्रोडक्ट में लिख दी। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट निकलती है। अब देखो, अब अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को इस हीट को एक कंसंट्रेशन टर्म मानना है बस। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? हीट बढ़ेगी। अगर ये टर्म बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? आगे जाएगी। जैसे भी फर्स्ट केस से पढ़ा ना वो का वही है। तो अगर टेम्परेचर हीट बढ़े, टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी, हीट बढ़ेगा तो रिएक्शन आगे जाएगी। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो के सी क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम क्या होगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम करूँगा तो ये कम हो गया, तो ये मुझे और चाहिए तो बैकवर्ड आएगा, बैकवर्ड। तो कहाँ जाएगा? ये बैकवर्ड आ जाएगा। बैकवर्ड आएंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे। रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन कहाँ आ जाएगी? बैकवर्ड साइड आ जाएगी। तो अगर रिएक्टेंट जब बढ़ते हैं बैकवर्ड साइड जब जाएगा तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? के इक्विलिब्रियम कम हो जाता है। समझ में आपको? सिमिलरली यहाँ देखो, इसमें अब देखो उल्टा है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला टर्म बढ़ा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड आएगी। और जब भी बैकवर्ड आएगी तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? अपना कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि के इक्विलिब्रियम होता ही क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बैकवर्ड आएगी तो रिएक्टेंट बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो के इक्विलिब्रियम इन्वर्सली है तो कम हो जाएगा। ऐसे अगर टेम्परेचर कम करूँगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? ये कम होगा तो फॉरवर्ड जाएगी, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। तो आपको बस ये समझ में आ चुका है भी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैसे कैसे होते हैं। आप तो बस एक चीज़ कर लो, याद रख लो कि एंडो के अंदर अपन हीट लिख लेंगे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में, और एक्सो में प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे हीट देनी पड़ती है, हीट निकलती है। अब इनको कंसंट्रेशन टर्म्स मान के कर लो बस। तो यहाँ पे के सी के इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि कौन से केस से बढ़ेगा, कौन से केस में कम होगा। अब इसको समझते हैं इसके फॉर्मूले की हेल्प से। ध्यान दो, देखो अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है log के ई क्यू टू अपॉन के ई क्यू वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1। इक्विलिब्रियम 1 ना, तो यहाँ पहले भी T1 आएगा, ऐसे याद कर लो इसको, T2 है ना। इस इक्वेशन से अपन पता लगाएंगे। देखो मैंने बोला कि के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा कम होगा, पर कितना बढ़ेगा, कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से निकलेगी। देखो इसको निकालने के लिए पहले आपको रिएक्शन का डेल्टा एच पता होना चाहिए, और आर आपको पता ही क्या होता है? टी टेम्परेचर। देखो मैं आपको लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ होती है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पता है अपने को। अब डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट। अब बात आई कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या पुट करें। ध्यान दो, अगर डेल्टा एच दे रखा है आपको कैलोरी के अंदर, तब तो आर पुट कर दो 2, और अगर डेल्टा एच दे रखा है आपको जूल के अंदर, तो आर पुट करना पड़ेगा 8.314। और 8.314 का सिंपलर तरीका क्या होता है? 25/3, मतलब 25/3। क्लियर है? तो इसको 8.314 को 25/3 बोलते हैं, है ना, इस सिंपल कैलकुलेशन के लिए। और अगर कैलोरी में होगा तो क्या रहेगा? आर को सीधे सीधे 2 पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या जो इक्वेशन आ गया। बच्चे टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होगा ये आपको हमेशा किस में लेना है? केल्विन में लेना है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि T1 टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम 1 है, T2 पे के इक्विलिब्रियम 2 है, तो डेल्टा एच निकालो। या फिर डेल्टा एच दे रखा है और T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, पहले का इक्विलिब्रियम दे रखा है, अब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा ये निकालो। समझ में आया आपको? तो इस पर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला और ढंग से समझ में आ जाए, है ना। इसमें मेन आर की वैल्यू में गलती बिल्कुल नहीं करनी है अपने को। देखो अभी क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर आपको बोला गया है देखो कि के इक्विलिब्रियम है ना एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस इज 100 एंड 1000, मतलब 1000 रेस्पेक्टिवली। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे तो 100 है और 127 पे 1000 है, तो डेल्टा एच निकालना है। और थर्मोडाइनमिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है वो भी बताना है साथ साथ में। तो सिंपल सी बात है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? एक्सो हो जाएगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? एंडो हो जाएगा। अब मुझे अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा कि फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर? लॉग के ई क्यू टू अपॉन के ई क्यू वन इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल डिवाइड बाय 2.303 आर एंड 1/T1 माइनस 1/T2। एक काम करेंगे, यहाँ पे अपन डेल्टा एच जो है ना
डेल्टा एच निकालते हैं कैलोरी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शंस में गिवन रहेगा, कैलोरी में दे रखा हो तो कैलोरी में निकालो, और जूल में दे रखा हो तो जूल में। डिफरेंस कहाँ आएगा, आर की वैल्यू में। कैलोरी होगा तो 2 रखना है और जूल होगा तो 8.314 रखना है। आगे भी जब भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ऐसे ही करना है हमेशा, ठीक है। देखिए अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखो अब इसने बोला है कि पहले था 100, अब हो चुका है 1000। डेल्टा एच वी हैव टू फाइंड, और 2.303 कैलोरी में है तो 2 हो जाएगा, और केल्विन में रखना है। तो पहले कितना टेम्परेचर था, T1 है 27 मतलब 300, माइनस 127 मतलब 400। इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से अपन। डेल्टा एच जो आएगा, डेल्टा एच आएगा 2.303 इंटू 2, और इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 400 माइनस 300 हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 400 इज इक्वल टू लॉग, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, log 10। और log 10 कितना होता है, log 10 इज़ 1, है ना। देखो तो log 10 1 होगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन सबको वहाँ ले जाएंगे अपन। 2.303 इंटू 2 इंटू 300 इंटू 400 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके अंदर इसकी जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली आएगी आपके पास 5527.2 कैलोरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आपको सीधा फॉर्मूला पुट करना है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आया है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। अपन पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट। देखो नेक्स्ट जो है वो है अपना इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सिंपल सी बात ही है। देखो आप बस दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो कि जब भी अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो ध्यान दो। देखो सपोज़ क्या हुआ, आपको याद कर समझने का तरीका बताऊँ। जैसे अगर मान लो आप क्लास में बैठे हो, आपके क्लास के अंदर 50 जने बैठे हुए हैं, ठीक है। 50 जने बैठे हैं और हर बेंच पे 5-5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान लो मैं प्रेशर मतलब सब स्टेबल है, 5 जने बैठे हैं, सब स्टेबल बैठे हैं, आराम से पढ़ाई कर पा रहे हो। आपको कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप आराम से कंफर्टेबली बैठे हो, ठीक है। अब मान लो उस रूम को मैंने छोटा कर दिया। अब छोटा कर दिया, आप सब लोग पास पास आ गए। आप पास पास आ गए तो क्या हो गया, आपको प्रॉब्लम होने लग गई, लिखने में, बात करने में, बैठने में दिक्कत आने लग गई ना। अब आप अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से हट चुके हो। तब जब इक्विलिब्रियम स्टेट से आप हट चुके हो तो अब बताओ उस टाइम वापस से स्टेबल कब आओगे, जब अब रूम छोटा हो चुका है, वॉल्यूम कम हो चुका है। तो आप एक काम कर सकते हो कि कुछ बच्चों को बाहर निकाल दो। कुछ बच्चे बाहर निकलेंगे तो फिर से आप वापस स्टेबल स्टेट में आ जाओगे। समझ में आया आप लोगों को। इसका मतलब जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ़ बच्चे कम होंगे, है ना। ये तो बच्चों के हिसाब से हो गया। अब अगर रिएक्शन के हिसाब से बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, देखो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस है ना वो कम होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो ध्यान से, ये आपको याद करने तरीका है, समझ तरीका है। देखो अगर होता भी ऐसा ही वैसे, देखो अगर प्रेशर अपन बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो रिएक्शन मतलब वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो होंगे वो कम होंगे। सिंपल सी बात है। अगर मैं प्रेशर कम करूँगा तो वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब पहले इतने 50 बच्चे बैठे थे आप लोग, अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो अब और बच्चे आके आराम से इजीली बैठ सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर जब मैंने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा हो। तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो होगा ना वो ज़्यादा हो। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि मैंने पूछा आपसे A + B गिव C + D। सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। अब बताओ अगर मैं आपको प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने, 3 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, इधर कितने, इस तरफ से 4 हैं, क्योंकि सॉलिड वाला काउंट नहीं करना है। ध्यान दो, सॉलिड काउंट नहीं करना है, केवल कितने, 4 है, यहाँ पे कितने, 3 है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या आंसर आएगा, बैकवर्ड फॉर दिस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी अगर मैं अगर प्रेशर मैं कम कर दूंगा तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों।
नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कहाँ होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डी काउंट नहीं करना है, सिर्फ गैस काउंट करना है, तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड। समझ में आया। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या था, ग्रेटर देन जीरो था, कि 4 - 3 तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव होगा तो ये होगा, है ना। अब नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर मैं बोलूँ बी सी प्लस डी, है ना, मैंने बोला कि चलो नेगेटिव करना, तो ये मान लो 2 ले लिया, ये गैस ले लिया, है ना, और ये भी गैस के अंदर है इस बार, और ये 3 ये भी गैस के अंदर है इस बार, और ये भी गैस के अंदर है इस बार, है ना। तो इसका डेल्टा एन जी क्या है, इसका डेल्टा एन जी है 3 - 4, 3 - 4 है तो -1, इसका मतलब ये नेगेटिव है ना। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे। तो अपने को तो नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने को तो एक चीज़ पता है पहले से कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 3, तो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों, तो कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कहाँ पे हैं, बैकवर्ड में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है। अब ऐसे एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखो, अगर मान लो मैंने जहाँ पे डेल्टा एन जी 0 हो, मान लो ए गैस है, बी भी गैस है, ये 2 है, और सी प्लस डी ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी 2 है, तो इसमें डेल्टा एन जी कितना है, 0 है इसके अंदर। ठीक है। अब डेल्टा एन 0 है तो इसका प्रेशर अगर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, पर नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ सेम है तो रिएक्शन कहीं भी नहीं जाएगी। तो क्या होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाया है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली एग्जांपल समझाया कि ऐसा क्यों होता है। अब समझ लेते हैं फॉर्मूले से कैसे आएगा ये चीज़। देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीज़ अपन ने पढ़ा है कि डेल्टा एन जी में क्या ग्रेटर देन लेस देन में फॉर्मूले से देखो कैसे आता है, ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन ली मैंने, हेबर्स प्रोसेस लेता हूँ मैं, N2 + 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, है ना, 2NH3 गैस। ध्यान दो। अब देखो आप मुझे बताओ कि इसके लिए अगर बोलूँ मैं, तो मुझे बताओ कि T = 0 पे क्या बोलूँगा, इसके मान लो नंबर ऑफ मोल्स हैं A, इसके हैं B, इससे कुछ भी नहीं है, तो T = T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, A - x B - 3x और ये हो जाएगा 2x, और इसका Kc क्या आएगा बताओ, ये आएगा 2x का होल पावर A - x और ये आ जाएगा B - 3x की पावर 3। क्लियर सबको। ठीक है। फिर मैंने कहा था अगर Kc होगा, अगर मैं Kp लिखता हूँ कि प्रेशर चाहिए ना मुझे, तो Kp लिखता हूँ। देखो तो यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने, नीचे कितने हैं, 4 है, तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम स्क्वायर आएगा। पर मैंने कहा था कि Kp में क्या होगा, उसका प्रेशर आएगा और अपोजिट साइड में आएगा, तो P स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर कितना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, A + B, और ये होगा -4x + 4x, तो कितना आएगा, -2x आ जाएगा, इसकी पावर भी क्या, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये Kp तो कांस्टेंट है, ये कम हो जाएगा, पर ये Qp में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो Qp क्या हो जाएगा आपका, ये कम हो जाएगा, और Qp जब कम होता है, जब Kp से कम हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। तो अपन ने भी तो ये पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा होंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे, हाँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे, तो कहाँ आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। समझ में, सिंपल सी बात है ये। ठीक है। अब देखो अब इसी बात को, इसी पर अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो आज भी जो पढ़ा है वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। देखो फटाफट से मैंने ये पढ़ाया कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे, वहाँ पे बच्चे कम होंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो, बाकी उसका उल्टा हो जाएगा दूसरे वाले केस के अंदर। अब करते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखो इस पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है इसके अंदर, समझ लो एक रिएक्शन दे रखी है, N2O4 गैस और 2NO2 बना रहा है। अब ये बोला है कि P1 प्रेशर पे अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है α1, और P2 पे दे रखा है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है α2, और बोल रखा है कि P2 P1 से बड़ा है, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा अल्फ़ा में पूछा है। अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने क्या होंगे, कम होंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि पहले ये डिसोशिएट जो हो रहा था अब ये और कम डिसोशिएट हो रहा है ना, पहले तो डिसोशिएट हो रहा था, अब बैकवर्ड आया तो डिसोशिएट होना है, तो एसोसिएशन हो रहा है इसका,
है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू कम हो जाएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू कम हो जाएगी तो आंसर कौन सा आ जाएगा कि अल्फ़ा 1 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा अल्फ़ा 2 से। समझ में? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 2 ATM इज 1/2, कैलकुलेट द प्रेशर एट विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 3/4, और आपको एक रिएक्शन दे रखी है। देखो अब इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें दो जो सिस्टम है, दो बार जो सिस्टम है उसके अंदर दो बार इक्विलिब्रियम अचीव कराया गया है, और दोनों के अंदर मुझे पता है केपी और केसी जो होता है वो चेंज नहीं होगा, केपी और केसी सेम का सेम ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं किया गया, टेम्परेचर जिक्र नहीं किया गया मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि केपी और केसी सेम का सेम ही रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन तो कैसे करना है, देखो अब मुझे पता है ये रिएक्शन दे रखी है, और इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं ए लेके चलूँ, इनिशियल मोल से लेके चलूँ तो टी इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएंगे बताइए आप, ए माइनस ए अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 2a अल्फ़ा। ठीक है, तो बताओ इसमें केपी की वैल्यू क्या आएगी, केपी की वैल्यू आएगी 2a अल्फ़ा की होल पावर 2, और नीचे हो जाएगा a माइनस ए अल्फ़ा, है ना। तो नीचे अब देखो मैंने कहा था जब केसी लिखते तो नीचे जहाँ पे टर्म्स कम होगी वहाँ वॉल्यूम आएगा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा तो अपोजिट में क्या आता है, प्रेशर आता है, उसके अपोजिट टोटल नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, ए प्लस ए अल्फ़ा आ जाता है। क्लियर है आप लोगों को? देखो अब के पी दो क्या हो जाएगा, इस सॉल्व कर दो क्या आएगा, यहाँ पे 4a² अल्फ़ा स्क्वायर, नीचे दो कितना है a² कॉमन की, यहाँ से a निकला, यहाँ से निकला 1 माइनस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा इज़ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा p, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, फाइनली के पी कितना आ जाएगा आपके पास 4 अल्फ़ा स्क्वायर p अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये जो के पी की वैल्यू है ये अपन इन दोनों इक्विलिब्रियम में रख देंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे क्या देखा अपन ने, इसके बाद के पी अब पहले सिस्टम में रखेंगे तो के पी का क्या आएगी 4 अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा दे रखा है 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, है ना। प्रेशर कितना दे रखा है इसने, प्रेशर दे रखा है 2 ATM 2, और डिवाइड बाय 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और 4 माइनस 1 3, और 4 ऊपर चलाएगा तो 8/3 आ जाएगा। सिमिलर सेकंड में तो कैसे करेंगे अपन, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो अपने पास, ठीक है। सेकंड देखो कैसे करेंगे, सेकंड में आपको पी निकालना है और अल्फ़ा दे रखा है, तो कैसे करेंगे 4 इंटू अल्फ़ा कितना दे रखा है आपको 3/4, तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16 अपॉन 1 माइनस 9/16 इंटू प्रेशर, ये प्रेशर निकालना है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं देखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू पी, और नीचे कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 किया तो कितना 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सेकंड कर लेते हैं, अब देखो दोनों के पी तो सेम ही रहेगा, तो मैं क्या के पी 1 इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आएगा 8/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू p/7 आ जाएगा। तो p की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 4 काटेंगे यहाँ से 2 से तो जाएगा 14, और नीचे आ जाएगा 27, तो प्रेशर आ गया 14/27 ATM, है ना, कि भी ATM में गया था ATM आ जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ तक पढ़िए आप। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा वो अपन पढ़ रहे हैं इनर्ट गैस का, है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे क्या होगा देखते हैं। देखो जो लास्ट इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। आपको पहले समझना पड़ेगा इनर्ट मटेरियल इस कॉन्टेक्स्ट, इस आर्टिकल में किसको बोल रहे हैं। देखो इनर्ट मटेरियल ये है कि मान लो ये आपके कंटेनर के अंदर रिएक्शंस हो रही है, मान लो हेबर प्रोसेस हो रही है, तो इसमें N2 भी होगा, H2 भी होगा, NH3 भी होगा, तो वो एक हर मटेरियल जो N2 H2 और NH3 से रिएक्ट ना करे, मतलब जो इनर्ट है वो इनके रेस्पेक्ट में इनर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हमेशा इनर्ट है, हमेशा इनर्ट है तो भी ठीक है, पर वो सब्सटेंस भी इनर्ट कहलाएंगे यहाँ पे जो ऐसे हेबर्स प्रोसेस है तो N2 H2 और NH3 से रिएक्ट ना करे, मतलब ऑल द मटेरियल्स विच डज नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम। समझ में आपको? ठीक है, देखो होता क्या है ना, बस आपको ये समझ ध्यान देना है। देखो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, दो केस होते हैं, एक तो कांस्टेंट प्रेशर का, एक कांस्टेंट वॉल्यूम का। देखो उसको बहुत इजीली समझेंगे अपन, है ना। एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। ध्यान दो, देखो तो आपको मैं समझा भी दूंगा, पहले आपको बताता हूँ, कंक्लूजन बताता हूँ क्या है इसके अंदर। कंक्लूजन ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पे तो नो इफेक्ट होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा होंगे।
in that direction in which number of moles of gas are more। अब अपने को समझना है, ये तो कंक्लूजन हो गया। अब समझना है कि ऐसा क्यों होता है, वो बताऊंगा। देखो आपको मैं सपोज अपन एग्जांपल के चलते हैं, रिएक्शन लेके चलते हैं। अपन ने लिया हेबर्स प्रोसेस N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ भी सेम निकलता है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, बताओ इसके लिए अगर मैं बताऊँ इसको t = 0 पे, ये अगर A मोल है B मोल है कुछ नहीं है, t = t पे क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे A - x B - 3x और ये हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, है ना। इसका Kc क्या होगा, देखो इसके अंदर 2x का होल स्क्वायर अपॉन A - x और B - 3x का होल 3 और नीचे क्या आएगा, नीचे अगर 3 है और 4 ऊपर 2 तो ऊपर क्या आएगा वॉल्यूम स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, देखो ध्यान दो, हो क्या रहा है ना यहाँ पे, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो मैं माना मैंने, मान लो रिएक्शन हो रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो मतलब मान लो मैंने यहाँ पे कील ठोक रखी है। ठीक है, अब इसमें मैंने इनर्ट मटेरियल जब डालूंगा इसके अंदर में, तो इनर्ट मटेरियल डालने के बाद भी ये वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं। वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं तो यहाँ पे वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम में तो कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या ये जो है इनर्ट मटेरियल है वो क्या इनमें से किसी से भी रिएक्ट करके इसके मोल्स चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। वो भी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि वो जो इनर्ट है वो इनमें से किस से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब केसी के अंदर ये भी कांस्टेंट हो गया और ये तीनों भी कांस्टेंट थे और वॉल्यूम तो वैसे ही कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रखा है अपन ने। इसका मतलब केसी चेंज हुआ ही नहीं और केसी क्यूसी में चेंज नहीं हुआ तो वो आगे पीछे जाएगा ही नहीं, तो इसके अंदर क्या होगा, नो इफेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर, अब यहाँ पर भी सेम ही है, Kc = 2x, वही वो का सेम आएगा A - x और B - 3x का होल क्यूब और वॉल्यूम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं कांस्टेंट प्रेशर पे लेके चल रहा हूँ, ध्यान देना, अब यहाँ पे कीलीट होगी, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो यहाँ पे जब मैं इनर्ट गैस डालूंगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है, ये पिस्टन को ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना पड़ेगा तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, केसी आपका वो हो जाएगा, केसी आपका बढ़ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो केसी इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वापस से प्रेशर वाला याद करो कि जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा की तरफ रिएक्शन जाती है। याद करो, जब मैंने प्रेशर बढ़ाया था बताया था आपको मैंने कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे चार्ज, इस क्वेश्चन देखा या तो वॉल्यूम बढ़ा तो केसी क्यूसी में कन्वर्ट हो गया और क्यूसी जो होगा वो ज़्यादा होगा केसी से, ये तो बड़ा होगा ना वैल्यू, क्यूसी ज़्यादा होगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी, है ना। ये आप अपना केसी था और क्यूसी ज़्यादा हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी। तो इस वाले से फॉर्मूले से भी सही आ रहा है। और बाकी आपको याद क्या रखना है इसके अंदर कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो नो इफेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, उस डायरेक्शन जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब अपन एक इसका मिसलिनियस एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें जितने भी ली चैटल प्रिंसिपल क्वेश्चंस हैं और जो कंसेप्ट है सारे इसके अंदर आ जाएंगे। देखो इसमें क्या बोला रखा है, देखो कि आपने को चेंजेस बता रखे हैं और आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे आएगी, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, फॉरवर्ड। अगर सी को कम करेंगे, सी को कम करने पर रिएक्शन कहाँ आएगी, ये कम होगा तो कहाँ आएगी, ये भी फॉरवर्ड आएगी। अब बोलो डी को बढ़ाएंगे, पर डी देखो क्या लिखा है, सॉलिड लिखा हुआ है, बाकी सब गैस में सॉलिड में है। अगर सॉलिड में है इसका मतलब कहाँ होगा, ये आगे आएगी। सॉरी सॉलिड में है इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज। नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ाओ। अब जो टेम्परेचर के लिए आपको बताना पड़ेगा कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। मान लो इसके आगे दे रखा है आपको डेल्टा एच दे रखा है -200 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब हीट कहाँ लिखेंगे अपन, प्रोडक्ट साइड में हीट लिखेंगे, हीट में लिखेंगे यहाँ पे। तो जब रिएक्शन बढ़े, जब यहाँ पे लिखेंगे हीट लिखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड सेक्शन जाएगी। देखो अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, जैसे अगर मैंने बोला डी,
तो डी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डी तो क्या है सॉलिड में, तो सॉलिड में होगा तो डी से कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो डेल्टा एच क्या दे रखा है आपको, नेगेटिव दे रखा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव मतलब हीट कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में हीट लिखेंगे अपन, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और प्रोडक्ट साइड में हीट लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हीट बढ़ेगी तो बैकवर्ड जाएगा, इसका मतलब क्या बैकवर्ड, और टेम्परेचर कम करें तो उल्टा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था प्रेशर। देखो प्रेशर पे क्या होता है बताइए, कि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ, आपका वॉल्यूम कम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स वहाँ जाएंगे, रिएक्शन वहाँ जाएगी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो। तो यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे कितने 9 ही है, यहाँ पे 4 ही है, कि तो सॉलिड है, सिर्फ गैस से काउंट करने हैं। तो क्या आएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा, तो फॉरवर्ड आ जाएगा, उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो क्या आएगा, तो नो चेंज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। बट कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए। तो रिएक्शन कहाँ जाती है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा कहाँ है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में, तो क्या आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आप लोग सब लोग यहाँ तक पढ़िए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करेंगे ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे लीचेटर प्रिंसिपल के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलो थैंक यू सो मच, यहाँ तक पढ़िए आप लोग।